नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। इस हफ्ते के इंश्योरेंस मंत्र में हम बात करने वाले हैं आपसे जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण पहलू की। जी हां, हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपसे, मुझसे, हर किसी से जुड़ा हुआ है। कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जागरूकता बढ़ी है, लोगों को समझ में आया है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। और ये आंकड़े भी बताते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह है कि लोगों का रुझान हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ बढ़ा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बारीक बातों पर बात करने के लिए और आपको हेल्थ इंश्योरेंस के पहलुओं को समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ मयंक बदवाल। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। शुरुआत में इसी से करूंगा क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का मुद्दा है और सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को बताया गया है कि जीएसटी को रेशनलाइज किया जाएगा। और हम भी जब दर्शकों से या हमारे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं या जो हमारे को सवाल आते हैं, उसमें लोगों की एक शिकायत होती थी कि जीएसटी काफ़ी ज़्यादा है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर। तो अब ये कहा जा रहा है कि जीएसटी जो है वो 18% से घट के 5% और उससे कम हो जाएगा। तो आपके मुताबिक ये कितना बड़ा बदलाव होगा, कितना फायदा होगा इससे पॉलिसी होल्डर्स को, कंपनियों को? और एक और जो बात निकल के आ रही कि अगर आईटीसी को नहीं दिया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनियां इस फायदे को ग्राहकों को पास ऑन नहीं कर पाएगी और प्रीमियम मौजूदा स्तर पर रह सकते हैं या फिर इसमें बढ़ सकते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो अनुराग, धन्यवाद आपको हमें जो बुलाने के लिए इस शो में आपके। ये एक बहुत बड़ा मूव है और मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम ये मूव अब लग रहा है कि जल्दी ही आना चाहिए। और जैसा सुनने को आ रहा है और लग रहा है हमें, इंश्योरेंस 5% वाले स्लैब में होना चाहिए। तो इससे क्लियरली 18 और 5 का जो डिफरेंस है, उतना का डिफरेंस तो क्लियरली कंज्यूमर्स को 13% का मिल सकता है। और ये बड़ी 13% कुछ बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन आपका जो दूसरा रिलेटेड सवाल था उस पर इनपुट क्रेडिट टैक्स, जो आपने आईसीटी की बात की, मैं जेन्युइनली इंडस्ट्री के बिहाफ पे ये रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि ये इनपुट क्रेडिट टैक्स उसमें हमें मिले, ताकि ये पूरी की पूरी बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन की जा सके। क्योंकि अगर इनपुट क्रेडिट टैक्स नहीं मिलेगी तो जो हमारा इनपुट, जैसे हमारा कमीशन के खर्चे होते हैं या बाकी हमारे जो खर्चे इस पर हम जीएसटी पे करते हैं, वो पूरा एडजस्ट हो जाता है जो हमारा आउटपुट होता है उसमें। अगर वो नहीं होगा तो टू दैट एक्सटेंट प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है। तो टू दैट जितना बढ़ेगा उतना बेनिफिट फिर कंज्यूमर को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इनपुट क्रेडिट टैक्स सर, आप रहना कह रहे हैं कि चाहिए। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया गया तो प्रीमियम कम होने की जगह बढ़ भी सकता है? बढ़ेगा नहीं, बट उतना जो रिडक्शन हमें मिलना चाहिए था उतना रिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। तो अगला सवाल हमारे को, जो सबसे ज़्यादा दर्शकों के जो सवाल आते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम से जुड़े होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम काफ़ी बढ़ गया और सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि सीनियर सिटीजन्स के बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज चाहते हैं लेकिन अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है, उनके पास क्या विकल्प है? देखिए, एक तो मैं सबको यही बोलूँगा कि जितनी जल्दी इंश्योरेंस खरीदें उतनी अच्छी बात होती है। लेकिन अभी सीनियर्स के लिए आज जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें एक तो जीएसटी अगर होगा तो उससे कम हो जाएगा। दूसरा, हम यही कोशिश करेंगे एज एन इंडस्ट्री, और हम चाहते हैं कि भाई हेल्थ केयर कॉस्ट को हम कैसे धीरे धीरे कम कर सकें ताकि हमारा प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो सके सीनियर्स के लिए। अभी जो करंट रेजिम में अगर हम करंट देखें कि सीनियर्स के लिए अगर उनको हमारा प्रोडक्ट ख़रीदना है तो देर आर एक दो वो बेनिफिट्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि उनका प्रीमियम थोड़ा कम हो सके। जैसे आज डिडक्टेबल बेनिफिट होता है, एक कोपे बेनिफिट होता है। तो टू द एक्सटेंड उनके पास में एक फ़ंड्स हैं। जैसे आपने मान लीजिए अगर ये किया कि 50,000 तक मेरे पास फ़ंड है, मैं 50,000 रुपये का पैसा अगर हम अपनी तरफ से फर्स्ट 50,000 मैं पे कर दूं,
तो उससे ज़रूर प्रीमियम कम हो जाएगा। तो दर्शकों के लिए ये एक मयंक जी जो बात बता रहे हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा लग रहा है, तो डिडक्टिबल का आप ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप 10 लाख की पॉलिसी है और उस पर आपने 50,000 का डिडक्टिबल लिया तो आपका प्रीमियम 8-10% तक कम हो सकता है। ये मयंक जी का कहना है। सर, आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। आपने डिडक्टिबल और कोपे दोनों की बात की, अगर आपको अपनी पॉलिसी लेनी है तो आप क्या ऑप्शन चुनेंगे, डिडक्टिबल या कोपे, और उसका रेशनल भी बताइए। देखिए, पहली बात तो अब दर्शकों को बता दें कि डिडक्टिबल क्या होता है और कोपे क्या होता है। बिल्कुल, आप ही बताइए सर। डिडक्टिबल एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। जैसे मैंने कहा कि आप 50,000 रुपये का, पिछले जो आपने सवाल पूछा, हमने डिडक्टिबल लिया, तो कोई भी अमाउंट का क्लेम हो, पहला 50,000 कस्टमर पे करता है, तो ऑफ कोर्स उससे प्रीमियम कम हो जाता है, बिकॉज अभी इंश्योरेंस कंपनी को उतना पे नहीं करना पड़ेगा। कोपे होता है कि जितना भी क्लेम हो, मान लीजिए कोपे आपने चूज़ किया 10% का, जितना भी क्लेम हो उसका 10% कस्टमर पे करेगा, 90% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो पहले वाले में कस्टमर की लायबिलिटी फिक्स्ड हो गई 50,000। दूसरे केस में 10% फिक्स्ड है लेकिन अमाउंट नहीं फिक्स्ड है। मान लीजिए अगर कोई बड़ा क्लेम आ गया, मान लीजिए 10 लाख का क्लेम आ गया, तो 1 लाख भी कस्टमर को पे करना पड़ सकता है 10% के हिसाब से। तो ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि भाई वो अपनी लायबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि मेरे पास फंड है, अगर हम क्लेम बड़ा हो तभी भी। तो ये डिसीजन उसके ऊपर फिक्स होता है। अगर आप कोपे 10% लेंगे तो ऑफ कोर्स आपके पूरे क्लेम का 10% 10 लाख का सम एश्योर्ड है और आपका 5 लाख का अगर क्लेम आ गया तो इंश्योरेंस कंपनी 4 लाख देगी, 1 लाख आपको देना होगा। दूसरी तरफ अगर आपने डिडक्टिबल लिया है और 10 लाख की पॉलिसी है और वहां पे 50,000 का डिडक्टिबल है और 5 लाख का क्लेम आ गया, तो 4.5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे और 50,000 आपको देने होंगे। कि दोनों के फायदे नुकसान हैं, लेकिन आप सर क्या प्रेफर करेंगे अपने व्यक्तिगत तौर पे? मेरे हिसाब से नॉर्मली डिडक्टिबल इज बेटर होता है, क्योंकि आपको एज अ कंज्यूमर मालूम है कि मेरा एक फिक्स्ड, मैं कितना अमाउंट पे कर रहा हूँ। अगला सवाल सर, हमेशा हमें देखने को मिलता है, रिपोर्ट्स भी आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए फ्रॉड देश के अलग अलग राज्यों के अंदर के हॉस्पिटल है ही नहीं, लेकिन वहां पर इलाज हो रहा है, क्लेम दे दिया जाता है। तो ऐसे क्लेम इंश्योरेंस कंपनी जब देती है तो जो जेन्युइन पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका प्रीमियम बढ़ जाता है। तो इसे आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, और अगर इसे रोका जाता है तो जेन्युइन पॉलिसी होल्डर्स को कितना फायदा होगा? ये प्रॉब्लम तो है बड़ी। अगर हमारे पास 100 रुपये क्लेम आते हैं तो डेटा ये शो कर रहा है कि करीब 15 से 20% उसमें नॉन पेएबल होते हैं फॉर फ्रॉड, वेस्ट और अब्यूज़। और ये डेटा हम अकेले कंपनी से नहीं बोल रहे हैं। आज आईआईबी जो बॉडी है, जो कि इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसके पास में सब कंपनीज़ के डेटा जाते हैं, उसके पास बेसिस पे ये देखने को मिल रहा है। तो हमें ये कैच करने के लिए हम एनालिटिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम इसको नहीं पकड़ पाते हैं। तो आज मेरे ख्याल से 10-12% तक हम कैच कर लेते हैं, फिर भी 6-7% रह जाता है। तो जितना भी हम इसको कैच करेंगे उतना बेनिफिट हम कंज्यूमर को पास ऑन करते जाएंगे। अगर हम आज 10-12% कर रहे हैं तो टू दैट एक्सटेंट हम प्रीमियम नहीं बढ़ा रहे हैं, अदरवाइज उतना प्रीमियम बढ़ सकता था। और इसमें कलेक्टिवली हमको काम करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर हेल्थ इंश्योरेंस, हर हॉस्पिटल फ्रॉड कर रही है। उसमें कुछ तबके हैं, एक छोटा सा सेगमेंट है जो कि ये कर रही है, तो उनके साथ हमको मिल के काम करके तो इनको जो ग्राहक अवॉइड है, करना पॉलिसी है। होल्डर्स है, जो भी आपका शो देख रहे हैं, वो इसे कैसे, क्योंकि उनकी भी एक भागीदारी होगी, संयुक्त भागीदारी होगी, क्योंकि इंश्योरेंस एक पूल है जिसमें सब लोग प्रीमियम भरते हैं और जब जरूरत पड़ने पर कुछ चुनिंदा को क्लेम मिलता है। तो जो पॉलिसी होल्डर्स है वो कैसे, किन चीजों पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि हॉस्पिटल्स के द्वारा ये ओवरचार्जिंग नहीं की जाए, जिससे कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान होगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं 3 चीज़ बोलूँगा, काफ़ी चीज़ हो सकती है, बट मैं 3 सर आप ज्यादा भी बता दीजिए। रिक्वेस्ट करूँगा अपने कस्टमर से। पहली बात, जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं 10 मिनट एक्स्ट्रा स्पेंड करिए, बट पूरे सवालों को खुद देखिए, पूरा डिस्क्लोजर करिए अपने हेल्थ का। कई बार कस्टमर्स इसमें बाद में, कई बार हम जो सेलर होता है वो जल्दी उनके बिहाफ पे भर देता है और कोई डिस्क्लोजर्स वगैरह नहीं रहते। ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। 10 मिनट ज़्यादा भी लगे प्लीज़ स्पेंड करिए, बिकॉज इससे आपको बाद में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरा डिस्क्लोजर होने पे।
दूसरी बात, कोशिश करिए कैशलेस फैसिलिटी लेने की, जहाँ पे नेटवर्क हॉस्पिटल है, जहाँ तक हो सके नेटवर्क हॉस्पिटल में जाइए। और अगर आपका प्लान ट्रीटमेंट है तो अगर आप पहले इंश्योरेंस कंपनी को बता देंगे तो इंश्योरेंस कंपनी के पास में टाइम होता है कैशलेस एनीवेयर के अंडर में कि वो आपको नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी कैशलेस कर सके। कैशलेस में फ्रॉड वेस्ट अब्यूज़ कम होता है वर्सेस रीइंबर्समेंट में, बिकॉज रीइंबर्समेंट में इंश्योरेंस को कुछ नहीं मालूम होता है कि क्या हो रहा है। तीसरी बात है कि अगर कैशलेस में भी अगर आप जा रहे हैं, प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे कर रही है तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फाइनली आपका सम एश्योर्ड कम हो रहा है तो आप भी थोड़े बहुत सवाल पूछ सकते हैं हॉस्पिटल को कि भाई अगर कोई चार्जिंग हो रही है ये फेयर है कि नहीं है, इतना सही है कि नहीं, और इंश्योरेंस कंपनी से उससे प्रोसेस में आप थोड़ा सा जो इंटरेक्ट कर सके करिए। तो आपके एक सवाल पूछने से भी हॉस्पिटल कई बार जो अगर कहीं पे एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह हो रहे हैं वो कम हो सकते हैं, वो आपको ही बेनिफिट करेंगी अल्टीमेटली। बिल्कुल। तो सर इसके अलावा और प्रीमियम को कम कैसे किया जा सकता है? क्या हेल्दी लाइफस्टाइल अगर अपनाता है कोई पॉलिसी होल्डर, जिम जाता है, वॉक करता है, तो उसका प्रीमियम कम हो सकता है? एकदम कम हो सकता है। ये आपने हमारी दिल की बात एकदम सवाल पूछ लिया हमसे। एज अ कंपनी हम इसमें बिलीव करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का रोल केवल क्लेम पे करना नहीं होना चाहिए। आज मेरा कस्टमर अगर हेल्दी है तो हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि हमारा क्लेम कम होता है। तो आज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है, हमारी कंपनी भी वो देती है, यहाँ पे अगर कस्टमर हेल्दी रहता है तो हम प्रीमियम वापस करते हैं। हमारे प्रोडक्ट में 100% तक प्रीमियम वापस हो सकता है कस्टमर को अगर बहुत हेल्दी लाइफ जिए। सर लेकिन ये पब्लिक मानने को तैयार नहीं होती जब कहा जाता है दर्शकों को या पॉलिसी होल्डर को कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पूरा प्रीमियम आपको वापस दे दिया जाएगा। और इसका आपकी कंपनी के अलावा और भी कंपनियां हैं जिनके द्वारा ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप फिट रहिए तो आपको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो नहीं दिया जाएगा या फिर डिस्काउंट दिया जाएगा। आज कई सारी बाकी कंपनीज भी हैं जो कि ये कुछ बेनिफिट दे रही हैं, 100% नहीं बट 20-30% तक बेनिफिट दे रही हैं। और हमारे केस में 9% ऑफ आर कंज्यूमर्स आज उनको बेनिफिट मिल रहा है अच्छी लाइफ जीने के लिए, कोई ना कोई तरह का रिवॉर्ड। तो ये जेन्युइन है, हमारे कस्टमर्स हैं, आप उनसे मिल के पूछ सकते हैं खुद ये स्टोरी। बिल्कुल, हम वो जानने की कोशिश करेंगे, हमारे जो पता करने की कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पूरा का पूरा क्लेम माफ कर दिया जाएगा, तो क्योंकि ये कई सारे लोगों के लिए काम की खबर है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम को अगर आप बचा सकते हैं अच्छी लाइफस्टाइल के जरिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए। सर आखिर में आपसे समझना चाहूँगा, कुछ सवाल जो है मैं दर्शकों ने भेजे हैं कि क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है ये कह के कि ये जो बीमारी है हमारी कवरेज में नहीं है, आपने जब पॉलिसी ली उसमें इसमें वेटिंग पीरियड वगैरह था और इसलिए हम इसे कवर नहीं कर सकते। तो क्या वजह रहती है जो रिजेक्शन कर दिया जाता है, और क्या वेटिंग पीरियड अलग अलग बीमारियों में अलग होता है या फिर एक स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड हर कंपनी के द्वारा माना जाता है? देखिए स्टैंडर्ड है नॉर्मली है, क्योंकि दो तरह के वेटिंग पीरियड होते हैं। एक वेटिंग पीरियड होता है जो कि आपके कोई प्री एग्जिस्टिंग, मान लीजिए कोई आपको बीमारी है, कि मान लीजिए मुझे डायबिटीज़ है, तो उसमें वेटिंग पीरियड 3 साल, अब मैक्सिमम 3 साल कर दिया गया एज़ पर नया रेगुलेशन। प्रोडक्ट्स में ये भी बेनिफिट होती है कि आप वेटिंग पीरियड को वेव करा सकते हैं बाय बाइंग अ राइडर, ऑप्शनल बेनिफिट होती है, तो आप उसको ज़ीरो भी करा सकते हैं। तो एक तो इस जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन की होती है। दूसरी जो वेटिंग पीरियड होती है वो होती है कुछ ऐसे बीमारियों के लिए जहाँ पे कस्टमर के पास में डिस्क्रिशन होता है। मान लीजिए ग्लोकोमा, एक एग्जांपल दिया, आज मैं ग्लोकोमा के लिए वेट कर सकता हूँ कि मैं तुरंत कराऊँ या 2 साल बाद कराऊँ, मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इन बीमारियों के लिए हम नॉर्मली एक वेटिंग पीरियड रखते हैं। ज़्यादातर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में ये है, पूरी एक लिस्ट होती है उसकी कि इन बीमारियों के लिए आपके पास में नॉर्मली 1 साल से 2 साल की वेटिंग पीरियड है। तो वो लिस्ट रहती है। मैं कस्टमर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब वो ख़रीदें तो वो देख लें। हर कस्टमर को ये ज़रूर सवाल पूछना चाहिए जब वो ख़रीदें कि इस प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल, ये
कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल करें। और अब तो रेगुलेटर के द्वारा कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट भी मुहैया कराई जाती है, और आप देख ले, ये पूछे अपने एडवाइजर से, इंश्योरेंस कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे, कि क्या कवर नहीं है, क्योंकि सहूलियत जो है वो आप ही के लिए रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज मयंक जी हमारे स्टूडियोज में आने के लिए, और तमाम जो बारीक बातें थी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई, कोपे, डिडक्टेबल, वेटिंग पीरियड, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हमारा जो सेगमेंट है एक्सपर्ट टॉक, वहां पर आपके सवाल लेंगे, और उसके लिए जुड़ेंगे हमारे साथ जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के शशि नायर। तो जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब हमारे एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में स्टूडियोज में मौजूद है शशि नायर, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल से, जिनके पास 30 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। शशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए और हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए, 18 नाउ स्वदेश के स्टूडियोज़ में आने के लिए। जिस तरह से हमारा आज का जो शो है पूरी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस है, और हेल्थ इंश्योरेंस पे आपकी काफ़ी पकड़ है, तो सबसे पहली चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, ज्यादातर जो सवाल हमें आते हैं उसमें यही कहा जाता है कि सर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत बढ़ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल नहीं रह रहा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल कैसे किया जा सकता है? गुड मॉर्निंग अनुराग, हैप्पी टू बी बैक इन द स्टूडियो। हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्डेबल करने के लिए सबसे पहली बात है कि यू शुड आप पॉलिसी यंग एज में लेना चाहिए। यंग एज में लेने से फ़ायदा ये है, प्रीमियम कम होता है, आप हायर सम इंश्योर्ड ऑप्ट कर सकते हैं, और करस्पॉन्डिंगली जब भी आपका एज बढ़ जाए तो प्रीमियम में इम्पैक्ट उतना नहीं होगा जहां आप ओल्ड एज में लेते हो। ये है अफोर्डेबल। दूसरी बात ये है कि सम इंश्योर्ड आप सही ले लो शुरुआत में। पहले अगर आप छोटे सम इंश्योर्ड लेते हो, समझो कुछ साल के बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ बीमारी हो जाए तो आपको सम इंश्योर्ड बढ़ाने की दिक्कत होती है। अगर आप पहले से अच्छा सम इंश्योर्ड ले लो तो आपका प्रीमियम इम्पैक्ट कम हो जाता है, क्योंकि प्रीमियम करस्पॉन्डिंगली ज़्यादा बढ़ता नहीं है। ये एक दूसरी बात है। ये दो चीज़ में अफोर्डेबिलिटी हो जाता है। फिर यही मेन चीज़ है, एज, सम इंश्योर्ड, टाइमिंग ऑफ पॉलिसी, कब लेना चाहिए। तो मैं भी हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आपके भी कुछ सवाल है हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए या फिर इंश्योरेंस से जुड़े हुए, तो हमारा जो ये नंबर है इस पर आप भेज सकते हैं, और ये सवाल हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम पूछेंगे कि क्या जो आपकी दुविधा है वो सॉल्व कर सके। तो हमारा जो नंबर है इंश्योरेंस मंत्रा का 7045616848, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सवाल भेजिए, हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब देंगे। शशि जी, कुछ सवाल जो हमारे पास आए हैं वो मैं आपसे लेना चाहूँगा। एक हमारे दर्शक ने सवाल भेजा है कि मेरी उम्र 50 साल है और हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा ले, और कौन सा लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस 50 साल की उम्र में? 50 साल के ऊपर आप नॉर्मल पॉलिसी ले लीजिए। आपको ये रखना है कि आप मिनिमम अफोर्डेबिलिटी प्रीमियम के ऊपर निर्भर होता है, 5 लाख का लेना ही चाहिए, क्योंकि आप 50 लाख के ऊपर पहुँचते हो। आज के दिन में 3 से 5 लाख तो खर्चा होता ही है, अनफॉर्चुनेटली अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो। फिर आप उसके ऊपर टॉप अप पॉलिसी ले सकते हैं, और 5 या 10 लाख का, जिसका प्रीमियम कम होता है, क्योंकि आपका बेस पॉलिसी 5 लाख का है। और आप ये देखना चाहिए कि कवरेज मैक्सिमम हो, सब लिमिट कम हो, डिडक्टेबल या और कुछ कोपे हो कम हो। इसमें प्रीमियम पे इम्पैक्ट होता है, आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। कॉर्पोरेट पॉलिसी कवरेज का बिल्कुल फ़ायदा है, क्योंकि आपको जो आपका अगर चाइल्ड इस, आपका जो लड़का है लड़की हो जो कॉर्पोरेट में सर्विस कर रहे हो, उनका सीटीसी का हिस्सा होता है कि उनको मेडिक्लेम, ग्रुप मेडिक्लेम में कवर किया जाता है, और उनको डिपेंडेंट्स को भी कवर किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सब कुछ कवर हो जाता है, और प्रीमियम कॉर्पोरेट देते हैं, कई कॉर्पोरेट पे कुछ हिस्सा एम्प्लॉय देते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा बहुत होता है। लेकिन इसमें एक ही है कि अगर समझो कॉर्पोरेट पॉलिसी से आप अगर जॉब चेंज कर रहे हो, सुपर एनुएट हो रहे हो, या आप खुद का कुछ बिजनेस कर रहे हो, तो आपको स्विच करना पड़ता है, कॉर्पोरेट पॉलिसी अवेलेबल नहीं होता है। फिर आपको जो ग्रेस पीरियड होगा 1 महीने के अंदर, आपको इंडिविजुअल पॉलिसी में शिफ्ट कर सकते हैं। बट इसमें एक इंडिविजुअल पॉलिसी में वो कंपनी पर निर्भर है, कंपनी अपना अंडरराइटिंग विकल्प देती है। अगर आप बहुत सालों तक किसी कॉर्पोरेट पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं, एम्प्लॉयर के जरिए पॉलिसी दी है, और उसमें अगर आप रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद वो कंपनियां शिफ्ट करती, तो क्या प्रीमियम बढ़ जाता है उसमें? बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि कॉर्पोरेट पॉलिसी में आपको पता है कि जो कॉर्पोरेट प्रीमियम का कैलकुलेशन ही अलग हो जाता है। उसमें सब इंश्योर्ड हाई होता है,
उसमें ओवरऑल प्रीमियम देखा जाता है और उसमें क्लेम रेशियो के बेसिस पे प्रीमियम चार्ज किया जाता है फॉर द कॉर्पोरेट। लेकिन इंडिविजुअल पॉलिसी में फिर अंडरराइट करना पड़ता है कि डिपेंड्स क्या एज है। अभी किसी के पेरेंट्स 70 साल के भी हो सकते हैं, तो उसमें इंडिविजुअली उनको अंडरराइट करना पड़ेगा कि अगर समझे कंटिन्यूटी हुआ है, 4 साल क्रॉस हुआ है, शायद पीरियड कवर हो जाता है, वो एक फ़ायदा होता है। अगर पीरियड नहीं हुआ है तो पीरियड कंटिन्यू होता है, जो साल बचा है उसके लिए। लेकिन जो सरकार की स्कीम है आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उसमें भी कहा जाता है कि उसके जरिए भी आप कवरेज ले सकते हैं, तो वहां पर क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? उसमें आयुष्मान भारत में सब कुछ कवरेज दिया है, सब कवरेज दिया है, लेकिन उसमें क्या सम इंश्योर्ड जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो लिमिटेड है, प्रोसीजर के ऊपर निर्भर करता है। उसमें अभी 5 लाख का कवर है, आपको ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख 2 लाख मिल जाए। उसमें रेस्ट्रिक्शन है, CABG हो या कुछ हर्निया ऑपरेशन हो, सबके लिए लिमिटेशन दिया है। वो आयुष्मान भारत में लिखा हुआ है कि कोई भी हॉस्पिटल में जो नेटवर्क में है उनमें एक कंडीशन ये भी है कि आप नेटवर्क हॉस्पिटल में ही जा सकता है और कहीं जा नहीं सकता है। सिंस ये फ्री है, जो लिमिट है जो हॉस्पिटल वो एक्सेप्ट किया उतना आपको कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री पॉलिसी में ये फ़ायदा है कि आपका 5 लाख का कवर हो तो सम इंश्योर्ड ज़्यादा अवेलेबल है, किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो। सम इंश्योर्ड अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। अभी देखो, अभी समझो 50,000 का कवर है। मैं आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव ऑफ आयुष्मान भारत, वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, स्पेशली फॉर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड। लेकिन ये पॉलिसी में अगर आप जाए तो आपको सम इंश्योर्ड ज़्यादा मिलता है, कवरेज का कॉस्ट ज़्यादा मिलता है, आपका चॉइस ऑफ हॉस्पिटल आपने कहा वो मिल जाता है। पुणे से सवाल आया है किरण का, उनके द्वारा लिखा गया कि हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ कंपनियां कैशलेस क्यों रिजेक्ट कर देती हैं और बिल बढ़ाकर हॉस्पिटल्स देते हैं? ये हो रहा है, कैशलेस रिजेक्ट नहीं होता है, कैशलेस अलाउ नहीं होता। इसमें एक याद रखना है, क्लेम रिजेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ कैशलेस रिजेक्ट हुआ है। कैशलेस रिजेक्ट करने का कारण ये होता है, जो हमको प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट आते हैं उसमें शायद PD होगा, प्री एक्जिस्टिंग डिसीज, जो पहले कहा नहीं है। उसमें ये भी हो सकता है कि सम इंश्योर्ड जो बैलेंस अवेलेबल है पहले अगर ट्रीटमेंट दिया वो कम हो सकता है। उसमें ये भी हो सकता है कि एक कवरेज जो है वो एक्सक्लूडेड हो, और दूसरा ये भी हो सकता है वेटिंग पीरियड हो। अभी जो ट्रीटमेंट के लिए गए हैं उसमें 4 साल का वेटिंग पीरियड, 2 साल का वेटिंग पीरियड हो। ये सब होगा तो कैशलेस देते नहीं है, थोड़ा रखते हैं, फिर रीएम्बर्समेंट मोड ले सकते हैं। और लेकिन कवरेज ही नहीं है तो रीएम्बर्समेंट भी नहीं मिल जाएगा, लेकिन उसको पता चलता है कि ये कवर नहीं है। बट कैशलेस नॉर्मली रिजेक्ट होता नहीं, अनलेस ये जो मैंने जो कंडीशंस बताए आपको ये ऑपरेट होता हो तो होता है कैशलेस, डिनाई होता है। आपका भी मानना है, क्योंकि आप पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, कि हॉस्पिटल्स के द्वारा जो ओवर चार्जिंग है या फिर ज़्यादा बिलिंग है उस पर अगर थोड़ी कमी की जाए तो सबका प्रीमियम बेहतर हो सकता है? जरूर। प्रीमियम में सबसे बड़ा इम्पैक्ट हेल्थ केयर कॉस्ट का है। आज हेल्थ केयर कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते। हम खाली हमारे टाई अप हॉस्पिटल है उनको हम बता सकते हैं हमारा पैकेज रेट ये है। फिर भी हमारे जो हॉस्पिटल चार्ज करेंगे कस्टमर हॉस्पिटल को निर्भर होता है। हम कुछ हद तक पॉलिसी थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी इसके लिए देयर इज़ नो रेगुलेटर, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। सो हेल्थ केयर कॉस्ट जब तक कंट्रोल का ओवर बिलिंग या, लेकिन ये आई वुड नॉट कहीं कि सब हॉस्पिटल कर रहे हैं। कोई हॉस्पिटल कोई पॉकेट्स में ये हो रहा है कि ओवर बिलिंग होता है, कोई सर्जरी हो उसको एक सर्जरी को 2 सर्जरी करते हैं, ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कॉस्ट बढ़ जाता है। और हमारा जो प्रीमियम होता है इट इज़ प्रेडिक्टेबल। हम पहले हिस्ट्री देखते हैं कि इतना क्लेम रेशियो होता है, ये एलिमेंट के लिए ऐसा था, वही बेसिस पे हम एक्चुअल प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अभी जब ये ट्रीटमेंट हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो हमारा प्रीमियम पूल भी डिप्लेट हो जाता है। अभी प्रीमियम पूल डिप्लेट हुआ, क्लेम कहाँ से देंगे, तो प्रीमियम कॉस्ट बढ़ जाता है। तो कंट्रोल चाहिए, कुछ रेगुलेशन चाहिए, प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट होना ये आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। एक और हमारे दर्शक ने हमें सवाल भेजा है, सर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली लेकिन कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर रही है, इसके लिए क्या पर्याय है? मीडिया में जाना चाहिए, क्या कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए? प्लीज सुझाव दीजिए। रिइंबर्समेंट में भी डाला था। स्टूडियो में बैठा हुआ, लेकिन मीडिया में नहीं जाना चाहिए। पर लेकिन मीडिया में सवाल तो आई नो प्रॉब्लम नहीं है। ये है, देयर आर मेनी फोरम्स। ये सबसे पहले आप ग्रीवेंस मैकेनिज्म, जिसका जो चीफ ग्रीवेंस मैकेनिज्म चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर है हर कंपनी का है, वहाँ पहले जाइए, वो पहले स्टडी करेंगे, फिर वो देख लेंगे कि क्लेम पेएबल है, समझो कुछ मॉडरेट पेएबल है, कुछ हिस्सा पेएबल है, उसके बाद ही ओवरऑल रिजेक्शन। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये रिजेक्शन सही नहीं है तो आप ओम्बुड्समैन के पास जाते हैं। पहले आप ओम्बुड्समैन के पास जाना चाहिए, जो स्पेसिफिकली कस्टमर्स के लिए बनाया हुआ है, और उनका लिमिट भी अच्छा है। वो लिमिट के अंदर ओम्बुड्समैन डिसीजन दे देता है। और अगर समझो आप ओम्बुड्समैन के डिसीजन से भी खुश नहीं है आपके अगेंस्ट के, तो आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आगे चल के हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्डेबल हो सकता है या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? उम्मीद जरूर रखनी चाहिए।
अफोर्डेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ साथ में लेके चलना है। हॉस्पिटल्स को भी इंडस्ट्री से काफ़ी रेवेन्यू मिल रहा है, 60% रेवेन्यू मिल रहे हैं उनके, हमारे जो टोटल प्रीमियम है उसमें से। और हमारे लिए भी ये होगा, अगर अफोर्डेबल होगा तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलिसी लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलिसी लेंगे, पूल बढ़ जाएगा, पूल बढ़ने से प्रीमियम कम हो जाएगा। पर इसके लिए तो हेल्थ केयर कॉस्ट में कंट्रोल होना ही चाहिए। बिल्कुल, हेल्थ केयर कॉस्ट में कंट्रोल होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है जिस पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, और हेल्थ रेगुलेटर जो है इस मामले को सुलझा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए। इस हफ्ते का इंश्योरेंस मंत्र यहीं खत्म होता है, लेकिन जाते जाते आपको जो हमारा इंश्योरेंस बेसिक है, हमारा इंश्योरेंस मंत्र है, वो आपको बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम करने का एक तरीका है, वो है डिडक्टेबल लेना। यानी डिडक्टेबल क्लेम करने पर पहले कुछ खर्चा आपको खुद देना होगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बाकी खर्चा उठाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पॉलिसी में 25,000 रुपए का डिडक्टेबल है, तो पहले 25,000 का जो खर्च है आपको देना होगा, उसके बाद आपका इंश्योरेंस काम करना शुरू करेगा। यानी जितना बड़ा डिडक्टेबल उतना छोटा प्रीमियम। आप अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो डिडक्टेबल के जरिए कम कर सकते हैं। इसलिए याद रखिए, प्रीमियम तो कम होगा, पर क्लेम करते समय आपकी जेब से खर्च जो है वो थोड़ा जाएगा। इसलिए सोच समझकर चुनिए, सुरक्षित रहिए। यही है हमारा इंश्योरेंस मंत्र।